वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। इस चैनल में आपको एमसीक्यू के साथ भारतीय भूगोल और भारतीय आधुनिक इतिहास और वीडियो मिलेंगे। हमारे सारे वीडियो में इंग्लिश और हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी रेस। तो गांधी रेस में हम लोग पढ़ के महात्मा गांधी कैसे पहले सबसे पहले इंग्लैंड गए थे अपनी लॉ की डिग्री के लिए, फिर इंडिया पे आए, इंडिया से वापस गए साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका से वापस आए इंडिया में। इंडिया में उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये सब हम देखेंगे चैप्टर में। तो ये चैप्टर काफी लंबा है। गांधी ने जैसे कि आपको बताइए, तो गांधी ने पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे कि इंडिया में आने तक, इंडिया में जो इनिशियल स्टेज में उनका फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या पार्टिसिपेशन किया था। और इसके बाद वाले चैप्टर में गांधी ने में पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल में उनका क्या क्या पार्टिसिपेशन था और 1947 तक उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया था इंडिया के लिए। ये गांधी एज का दोनों पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके एमसीक्यू, और फिर एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद जो भी हम लोग के मन में डाउट होगा ये गांधी एज को लेके वो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं गांधी एज पार्ट 1। तो अर्ली डेज की अगर बात की जाए तो उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, माता जी का नाम था पुतलीबाई और उनके पति का नाम था कस्तूरबा गांधी। अगर महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी की अगर जन्मस्थल की बात की जाए, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। पोरबंदर में जन्म होने के बाद वो चले गए थे आपके इंग्लैंड में, ब्रिटेन में गए थे वो अपने लॉ की डिग्री के लिए। वहाँ पर लॉ की डिग्री की एडमिशन पाने के बाद उनको काफी सक्सेसफुल नहीं था उनका लॉ का डिग्री, तो वो इंडिया वापस आ गए। इंडिया वापस आके वो 2 साल तक काम किए थे। 1891 में वो इंडिया पे वापस आ गए। 1891 से 1893 तक इंडिया में उन्होंने काम किया। 1893 में साउथ अफ्रीका के मर्चेंट, जो इंडियन मर्चेंट थे, उन्होंने उनको साउथ अफ्रीका बुला लिया क्योंकि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन पे कोई केस था, उनको वो लड़ाई करना था। 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका जाने के बाद उन्होंने देखा वहां पर कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। मेनली वो लोग जो भेदभाव करते थे वो काले और गोरे में करते थे। मतलब काला और गोरे में अगर इंग्लिश में बोला जाए तो फिर कलर्ड स्किन बोला जाता है। ब्राउन हो जाए, ब्लैक हो जाए, किसी भी आदमी जो गोरा नहीं है उनको कलर्ड स्किन बोला जाता है। और इंग्लिश या फिर जितने भी गोरे हैं दुनिया के, वो हमेशा ये मानते थे कि इंग्लिश या फिर गोरे सबसे ज्यादा महान है और गोरों की सब जगह चलनी चाहिए। तो साउथ अफ्रीका में भी सेम चीज चल रहा था। तो ये चीज पहले जाके महात्मा गांधी ने देखा था साउथ अफ्रीका में। वो अफ्रीका में रह गए थे 21 ईयर्स। वो सिर्फ 1 साल के लिए लड़ाई करने के लिए गए थे, पर अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने देखा तो उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई करने गए थे और उस लड़ाई में उन्होंने 21 साल बिता दिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका में। फिर वो आखिर में इंडिया में आए 1915 में। अब साउथ अफ्रीका की कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए। उनका अर्ली पॉलिटिकल करियर, वो जा रहे थे ट्रेन से फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया। डरबन टू प्रिटोरिया जब जा रहे थे, अब अर्लियर ट्रेन की एक बात समझ लीजिए कि अर्लियर ट्रेन जो होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता था पहले, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास उनके लिए जो गोरे पैसेंजर है जो सबसे आराम से आएंगे। सेकंड और थर्ड क्लास में जितने कलर्ड स्किन है यानी कि ब्राउन ब्लैक लोग हैं वो सब जा सकते हैं। तो गलती से क्या हुआ था, उनको एक फर्स्ट क्लास की टिकट मिल गई थी। स्टेशन पे एक फर्स्ट क्लास की टिकट मिल गई थी, तो किसी भी ब्राउन इंसान को नहीं दिया जाता था। पर ये नहीं, गांधी जी नहीं जाते थे। गांधी जी वो टिकट लेके ट्रेन में चढ़ गए थे। ट्रेन में चढ़ने के बाद उनको जब देखा गया कि वो फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, तो दूसरे पैसेंजर से हल्ला मचा दिया कि दूसरे कोई ब्राउन आदमी यहाँ पर कैसे बैठ सकता है, ये जगह गंदा हो गया और हमारे लिए भी ये प्रॉब्लम हो गया। तब वहाँ पर जो टीटी था वो गांधी जी के पास आए और उनको बोला कि वो पीछे हट जाए और सेकंड क्लास में चले जाए। गांधी जी ये बात नहीं माने और उन्होंने कहा कि वो फर्स्ट क्लास की टिकट खरीद के चढ़े हैं और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। तब वो स्टेशन मास्टर कहता है कि अगर आप नहीं उतरे तो फिर आपको धक्का मार के हटा दिया जाएगा, तो फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास भेज दिया जाएगा। पर गांधी जी ने कहा ये बिल्कुल गलत है और वो कभी भी ऐसा हटेंगे नहीं और जो गलत हो रहा है उसका वो सपोर्ट भी नहीं करेंगे। इसलिए जो टीटी था उस ट्रेन में उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो उसने पिट्सबर्ग की स्टेशन में उनको धक्का मार के ट्रेन से गिरा दिया क्योंकि वो इतना ज्यादा अपने जिद पे अड़े हुए थे। और उन्होंने सही का इतना सारा सपोर्ट किया और ये कहा कि काले और गोरे में या फिर कलर्ड और व्हाइट स्किन में फर्क नहीं करना चाहिए। ये सब सुन के टीटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। उन्होंने पिट्सबर्ग स्टेशन में इस बात को ये धक्का मार दिया गया था कि वो एक ब्राउन मैन है और ही वाज ट्रैवलिंग इन फर्स्ट क्लास। ये वहां पर किसी को भी पसंद नहीं आया था। ये सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था गांधी जी के साथ। ये सबसे बड़ा नहीं, ये सबसे पहले इंसिडेंट हुआ था गांधी जी के साथ, जहां पर उन्होंने समझा था डिस्क्रिमिनेशन कितना ज्यादा है साउथ अफ्रीका में। फिर 1894 में उन्होंने बनाया था नताल इंडियन कांग्रेस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन्स। और फिर 1903 में उन्होंने अपना न्यूज़पेपर बनाया था द इंडियन ओपिनियन। इससे पहले जो न्यूज़पेपर्स की चैप्टर कर रहे थे वहीं पर मैंने बताया था जितने भी लीडर्स है वो ज्यादातर अपने न्यूज़पेपर्स और किताब निकाल रहे थे ताकि उनका ओपिनियन पूरी कंट्री में स्प्रेड हो पाए और कंट्री से बाहर भी जा पाए। तो ये देखेंगे 1904 में उन्होंने एस्टैब्लिश किया फिनिक आश्रम जो कि आपके डरबन में है। और 1909 में उन्होंने लिखा हिंद स्वराज। 1901 में वो पहली बार कांग्रेस के सेशन में आए। 1901 आपको याद होगा, 1915 में वो इंडिया आए थे। 1901 वो साउथ अफ्रीका में थे और साउथ अफ्रीका से वो कांग्रेस की सेशन देखने आए थे। ये बात याद रखने के लिए है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब कांग्रेस की सेशन अटेंड करते थे। इसका ये मतलब है कि कांग्रेस का जो सेशन चलता था वो फॉरेनर्स भी आगे अटेंड कर सकते थे, तो इसमें कोई भी किसी भी तरीके का रोक नहीं था। देखेंगे उनका इंडिया में पॉलिटिकल करियर। इंडिया में अगर देखा जाए तो फिर महात्मा गांधी आपके आए 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी 1915 में आने के बाद उन्होंने एक आश्रम बनाया जिसका नाम बना था, सबसे पहले नाम बना था सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम क्यों बना था, क्योंकि आश्रम जो था वो गांधी जी के लिए बना हुआ था और गांधी जी हर वक्त सत्याग्रह में यकीन करते थे। सत्याग्रह मतलब एक पीसफुल तरीके से गवर्नमेंट से मना करना। मान लीजिए गवर्नमेंट आपको कोई काम करने के लिए बोल रही है, मान लीजिए गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि 20 रुपए टैक्स हो, 10 रुपए टैक्स था पहले, उससे बढ़ा के उन्होंने 20 रुपए टैक्स कर दिया। तो आप पीसफुली बोलेंगे कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं हम 10 रुपए देंगे और 20 रुपए नहीं देंगे। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी बन जाता है और आप पीसफुली भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसी चीज को सबसे ज्यादा फेमस किया था आपके महात्मा गांधी ने। इसी को कहा जाता था सत्याग्रह। तो सबसे पहले उसका नाम सत्याग्रह आश्रम बना था और बाद में महात्मा गांधी ने उसको चेंज करके नाम रख दिया साबरमती आश्रम। और साबरमती आश्रम में अगर गांधी जी की बात की जाए तो गांधी जी रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के, तो कांग्रेस के अगर फेस बोला जाए तो फिर वो थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का ये प्रॉब्लम हो गया था कि वो कांग्रेस में समझ रहे थे कि सिर्फ बहुत पढ़े लिखे लोग ही इन्वॉल्व है और वो समझ गए थे जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं वो इन्वॉल्व नहीं हो पाए कांग्रेस में। इसी को हटाने के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया था तीन काठिया सिस्टम के अगेंस्ट। चंपारण सत्याग्रह में जो तीन काठिया सिस्टम चला था उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि इंडिया में अगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखा जाए तो फिर इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी फार्मर्स की है। तो फार्मर्स के साथ अगर गांधी जी मिल जाए और प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हो पाए तो फिर इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल है और कांग्रेस का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें ये फार्मर्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे और उनका जो पार्ट होगा वो बढ़ जाएगा। अब ये समझते हैं तीन काठिया सिस्टम क्या होता है। तीन काठिया
तीन सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये 3/20 सिस्टम माना जाता था। मतलब अगर आपका 20 बीघा जमीन होगा तो उसमें से 3 बीघा जमीन पे आपको इंडिगो कल्टीवेट करना होगा। ये नियम बना दिया था ब्रिटिशर्स ने। इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए प्रॉब्लम था, जहाँ पर इंडिगो कल्टीवेशन होता था वहाँ पे जमीन बर्बाद हो जाता था, वहाँ की जमीन पे दूसरा कोई कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता था। अभी तो आपकी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर इतना कुछ मिल गया, तो पहले के दिन में ऐसा कुछ भी नहीं था। और इंडिगो कल्टीवेशन आप जहाँ भी करें वहाँ पर 3 बीघा जमीन चला जाता था और जो फार्मर्स होते थे उनको काफी ज्यादा लॉस होता था। और समझ पा रहे 20 बीघा में अगर 3 बीघा चला गया तो अगले साल उसके बाद 17 बीघा जमीन बचेगा, और उस 17 बीघा जमीन पे भी मान लीजिए करीब करीब 2 बीघा जमीन उसको फिर से इंडिगो कल्टीवेशन करना पड़ेगा, फिर से 2 बीघा जमीन चला जाएगा तो उसको उसके पास बचेगा 15 बीघा जमीन। तो ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से इंग्लैंड या फिर ब्रिटिशर्स इंडिया को लूट रहे थे। और इसके खिलाफ अगर आप जाते और आप बोलते नहीं मैं तीन सिस्टम नहीं मानता हूँ, तो ब्रिटिशर्स उसमें भी सपोर्ट करते थे। और उसके लिए वो बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, बहुत हेवी टैक्स लेते थे, और टैक्स से भी इनको मुश्किल हो जाता था। आप समझ सकते हैं अगर आप ज्यादा टैक्स नहीं देना चाहते तो फिर ये तीन सिस्टम मान लीजिए और आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा। वही सिस्टम हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ब्रिटिशर्स आर फोर्सिंग द फार्मर्स टू गो इंडिगो ऑन 3/20। अगर आपका 20 बीघा जमीन होगा तो आपको 3 बीघा जमीन में इंडिगो कल्टीवेशन करना होगा। अगर आपका 40 बीघा जमीन होगा तो फिर आपको 6 बीघा जमीन में इंडिगो कल्टीवेशन करना होगा। ये सिस्टम था तीन सिस्टम। और इसके खिलाफ ही हुआ था आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में एक और इंपॉर्टेंट लीडर थे, वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो महात्मा गांधी के साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हुए थे। ये सब नाम आप याद रखिए क्योंकि यही बाद में बने थे कांग्रेस के कोर कमेटी मेंबर्स। कांग्रेस के जितना भी डिसीजन होता था फिर डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं होता था, और एक कोर कमेटी मेंबर या फिर कुछ लोग मिलकर कांग्रेस से सब डिसीजन देते थे। तो ये सत्याग्रह के प्रेशर पे अंडर आके पहली बार ब्रिटिशर्स से सत्याग्रह देखा था। सत्याग्रह के प्रेशर में आके उनको मानना पड़ा था कि इंडिगो कल्टीवेशन में जो तीन सिस्टम है उसको ब्रिटिशर्स ने हटा दिया था। ये सक्सेसफुल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को ये बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इसमें कोई तरीके का वायलेंस नहीं यूज हुआ था। तो ऊपर से ब्रिटिशर्स को वेंडेंस की बात माननी पड़ी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको टाइटल दिया था महात्मा। यहीं पे उनको पहली बार महात्मा का जो टाइटल है, जो उनकी पूरी जिंदगी भर तक था, वो उनको मिला था। अब अगर लेबर की बात की जाए तो लेबर हम लोग का जो देखते हैं वो मेनली आपके दो तरीके के लेबर होते हैं। एक होता है आपके फार्मर्स, जो आपने देखा ये सत्याग्रह मूवमेंट में गांधी जी ने फार्मर्स के ऊपर मतलब जीत हासिल की थी। फार्मर्स अब काफी गांधी जी को सपोर्ट करने लगे थे, पर जो फैक्ट्री वर्कर्स है उनकी जीत हासिल करने के लिए 1918 में उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स जो थे उनके साथ हंगर स्ट्राइक किया था। जो मालिक थे अहमदाबाद टेक्सटाइल ओनर्स के, वो महात्मा गांधी को पहले से जानते थे। तो महात्मा गांधी ने उनसे बातचीत किया और जो लेबर लॉस होते हैं, जो काम करने का टाइम होता है या फिर उनको काम करने के लिए पैसे मिलते हैं लेबर्स को, उसके लिए उनको राजी करना चाहते थे। तो उस टाइम पे मालिक ने हाँ कर दी थी गांधी जी के साथ, हाँ मैं आपकी सारी बात मानता हूँ। बाद में वो अपने बात से मुकर गए थे। तो इसके लिए हुआ था आपके हंगर स्ट्राइक। इसमें वर्कर्स के साथ गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने खुद से बोला था कि वो वर्कर्स के जो राइट्स है उनमें उनकी मदद करेंगे। 1918 अगर देखें, 1918 में हुआ था आपका खेड़ा सत्याग्रह, जो हुआ था आपके गुजरात में। अब ये खेड़ा सत्याग्रह फिर से ये फार्मर्स के लिए हुआ था। खेड़ा में क्या हुआ था, फार्मर्स का जो भी क्रॉप था वो सब डिस्ट्रॉय हो गया था। वहाँ का जो क्लाइमेट हुआ था उस साल या फिर वेदर हुआ था उस साल, वो बहुत ही खराब वेदर हुआ था और सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। पर यूरोपियंस ये सब नहीं मानते थे, ब्रिटिशर्स ये सब नहीं मानते थे, और वो जोर जबरदस्ती बोल रहे थे कि जितने भी फार्मर्स है उनको क्रॉप के लिए पेमेंट करना ही होगा, यानी कि टैक्स देना ही होगा। इसके खिलाफ खड़े हुए थे आपके महात्मा गांधी, और इस स्ट्रगल में उनके साथ थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल और एक मेंबर थे कोर कमेटी के कांग्रेस के, जिन्होंने सारे एडिशंस लिए थे बाद में। यहाँ पर वही पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। यूरोपियंस वर डिमांडिंग टैक्स देन आफ्टर द क्रॉप्स गेटिंग डिस्ट्रॉयड। 1932 में गांधी जी ने पहला निकाला था ऑल इंडियन हरिजन सेवक समाज। ऑल इंडियन हरिजन सेवक समाज, इसके दो पॉइंट्स हैं। ऑल इंडियन हरिजन सेवक समाज जो गांधी जी ने निकाला था, गांधी जी ने इसलिए निकाला था क्योंकि एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है गांधी जी का और एक पॉइंट ऑफ व्यू है आपका अम्बेडकर का। मैं आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ, आपको जो सही लगे आप वही चीज मानिए। अब देखिए, गांधी जी बताते थे कि जो हरिजन समाज है उनको समाज में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रगल है, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है, वो भी इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनको फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मानते थे आपकी गांधी जी। गांधी जी ये कहते थे कि जब तक हम लोग अपने अंदर के शैतान से लड़ाई नहीं कर पाएंगे, जो उच्च नीच जातवाद ये सब चीज से लड़ाई नहीं कर पाएंगे, हम विदेशी कोई भी शक्ति से लड़ाई नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग सब एक साथ रहे। पर बी आर अम्बेडकर जो है वो ये चीज मानते थे कि वो हरिजन को सिर्फ इसलिए सपोर्ट दिखाते हैं ताकि इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है या फिर कांग्रेस का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें पावर आ पाए, क्योंकि हरिजन जो है वो बहुत सारे हैं और बहुत सारे एक साथ जब एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टी बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। ये मानना था आपकी बी आर अम्बेडकर का। तो आपके जो एग्जाम है ये व्यू पॉइंट्स नहीं आएंगे, ये व्यू पॉइंट्स मैंने बता दिया था ताकि आप लोग डिसाइड कर पाए कौन सा सही है कौन सा गलत है। एग्जाम पे पॉइंट्स सिर्फ यही जरूरी है कि 1932 में गांधी जी ने बनाया था ऑल इंडियन हरिजन सेवक समाज। फिर आएंगे खिलाफत मूवमेंट में। खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था 31 अगस्त 1931 में। अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाए, ये खिलाफत मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ था। ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब ज्यादातर आपके एशियन कंट्रीज में हुआ था। इंडिया में जो इनके लीडर्स थे वो थे अली ब्रदर्स, ताकि इस इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में मुस्लिम्स को भी इन्वॉल्व किया जा सके, इसलिए महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था इसको मेनली। फिर स्टार्ट हुआ था आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था ये ब्रीफली एक बार देख रहे थे। पहले पास हुआ था आपका राउलट एक्ट। अकॉर्डिंग टू राउलट एक्ट नियम बनाया गया था कि कोई भी फ्रीडम फाइटर्स या फिर कोई भी लोग को पुलिस पकड़ सकती है, उन्हें कभी भी जेल में भर सकती है। इसके लिए पंजाब के दो लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल ने प्रोटेस्ट किया था, उनको जेल में भर दिया गया था। उनको जेल में गलत तरीके से भर दिया गया था, इसके लिए प्रोटेस्ट किया गया था जालियनवाला बाग में। जालियनवाला बाग में उस दिन वैशाखी का दिन था और सभी जो बुरे बच्चे सभी आए थे इस चीज में बात करने के लिए। पर उसी दिन जनरल डायर ने अपने पूरे एक आर्मी को वहां पर बुला लिया था और वहां पर अंधाधुंध गोली चलाया था। उसके लिए बहुत सारे लोग वहीं पे शहीद हो गए थे। और वो प्रोटेस्ट जो था जालियनवाला बाग में वो बिल्कुल ही नॉन वायलेंट था। इसके खिलाफ पूरे दुनिया में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट होने के बाद अंडर प्रेशर जो ब्रिटिश है उनको कमीशन बनाना पड़ा था जो रिसर्च करेंगे कि सच में जनरल डायर गलत थे कि नहीं। तो जैसे कि पता है जनरल डायर कमीशन बना था और जनरल डायर को बोला गया था कि वो बिल्कुल भी गलत नहीं थे और फायरिंग स्क्वाड्स में गोली चलाने से पहले उन्होंने परमिशन लिया था और जो गोली चला था उससे पहले भी उन्होंने वार्निंग दिया था, जो कि सरासर गलत है। तो ये चीज निकाला था आपके हंटर कमीशन ने। तो हंटर कमीशन की बात ये सब नहीं माने थे और कांग्रेस ने फिर अपना तहकीकात कमेटी बनाया था। तहकीकात कमेटी में ये निकाला गया था कि जितने भी गोली मारे गया है वो सब निर्दोष थे और किसी भी तरीके का वायलेंट अटैक नहीं था और
ऊपर से जनरल डायर ने किसी भी तरीके का वार्निंग भी नहीं दिया था किसको। इसलिए तहकीकात कमेटी ने ये बोला था कि जनरल डायर जो है उनको इंडिया में लाया जाए और उनको कोर्ट में प्रेजेंट करके ठीक तरीके से पनिशमेंट दिया जाए। तो ब्रिटिशर्स ने ये बात नहीं मानी थी, तो इसके खिलाफ स्टार्ट हुआ था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और कुछ भी नहीं है, सत्याग्रह मूवमेंट ही है। सत्याग्रह मूवमेंट है, सत्याग्रह मूवमेंट का जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, सत्याग्रह मूवमेंट में ज्यादातर आपके टैक्स या फिर गवर्नमेंट के जो नियम है उनको मना कर दिया जाता था। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें जैसे उनके ऑफिस है या फिर कोई भी काम हो गया, सब चीजें इंडियंस लोग मना कर दे रहे थे। यही था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि तहकीकात कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको नहीं माना गया था, तो जनरल डायर को ब्रिटेन भेज दिया गया था। अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की जाए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मेनली चलाया था आपके महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने जो पहली बार ट्राई किया था कांग्रेस में इस सेशन को पास करने के लिए, इस चीज को पास करने के लिए, तब वो हुआ था आपके कोलकाता में, और उस सेशन के प्रेसिडेंट थे आपके लाला लाजपत राय। तो उन्होंने इस चीज को पास नहीं किया था। फिर विंटर के सेशन में जब नागपुर में सेशन हुआ था कांग्रेस में, तब इस चीज को पास कर दिया गया था 1920 में। अगर इसकी बात की जाए तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपके पहले अगस्त 1920 में। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 1 अगस्त 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तब बाल गंगाधर तिलक हम लोग को छोड़ के चले गए थे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑन द डे ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट व्हिच लीडर हैज डाइड, तो फिर आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की जाए तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफी स्ट्रांग हो चुका था, जिससे ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो पढ़ेंगे हम लोग चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट के बारे में। चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट की बात की जाए तो फिर फरवरी 1922 में जब कुछ प्रोटेस्टर्स पीसफुली जा रहे थे चौड़ी चौड़ा के पुलिस स्टेशन से, पुलिस स्टेशन के कुछ लोग थे पुलिस के जो उनको गाली देना स्टार्ट किया था, और फिर जब प्रोटेस्ट आगे बढ़ गया था पीछे के कुछ लोग पकड़ के उनको मारने लगे थे, लाठी से मारने लगे थे। तो ये देख के बाकी जो प्रोटेस्टर्स थे वो काफी गुस्सा हो गए थे, और चौड़ी चौड़ा में जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स थे उनको अंदर बंद करके फिर आग लगा दिया था उन्होंने। इस चीज से गांधी जी को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। ओके, गांधी जी ने डिसाइड किया था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो रोक दिया जाएगा। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था 11 फरवरी 1922 को। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इसके बारे में भी दो ओपिनियंस है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ, आपको जो सही लगे आप उसी को मानिए। तो फिर अगर गांधी जी की बात की जाए तो गांधी जी ने ये मूवमेंट इसलिए रोका था क्योंकि वो वायलेंस की तरफ वायलेंट हो जा रहा था, और वायलेंस को गांधी जी ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया था। वो सोचते थे कि ये जो एक इंसिडेंट वायलेंट होने लगा, अब ये दूसरे भी इंसिडेंट जो होंगे वो पूरे प्रोटेस्ट को वायलेंट करने लगे, और आस्ते आस्ते ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है नॉन वायलेंस मूवमेंट जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट है वो पूरे तरीके से वायलेंट हो जाएगा। तो जैसे कि कोई प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट को ये परमिशन मिल जाता है कि वो भी अपने तरीके से वायलेंस यूज कर सके इस मूवमेंट को रोकने के लिए। तो फिर इंडियंस में कम से कम लोगों को तकलीफ हो, उनको कम से कम जेल में भरा जाए, इसलिए गांधी जी ने ये नॉन वायलेंट जो मूवमेंट था वो वायलेंट हो गया था चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट के बाद, इसलिए इस वायलेंस के मूवमेंट को रोका था। अब दूसरा अगर बात की जाए रेवोल्यूशन लीडर्स का ये मानना था कि चौड़ी चौड़ा के इंसिडेंट के बाद या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसलिए रोका गया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, और गांधी जी और ब्रिटेन के जो लीडर्स थे उनकी बातचीत चलती रहती थी। तो उन्होंने ये बताया था गांधी जी को कि अगर आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोकोगे या फिर रोकने में हमारी मदद करोगे तो हम हमेशा आपकी बात मानेंगे, और आप जो नॉन वायलेंट तरीके से चलना चाहते हो उसमें हम आपका साथ देंगे, और आपके साथ जो लीडर्स होंगे उनका भी हम लोग साथ देंगे। तो ये मानना था आपके रेवोल्यूशन लीडर्स का। इनमें से जो भी पॉइंट सही होगा मैं सही तरीके से नहीं बता देगा, पर ये चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट के बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने रोक दिया था, तब उसके बाद बहुत सारे जो लीडर्स थे इंडियन लीडर्स थे वो गांधी जी के डायरेक्ट अगेंस्ट चले गए थे। तो ये हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो अब तक देखेंगे कंक्लूजन में ये देखेंगे कि वो हमेशा अपने नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलते रहे। ये बोलना बहुत ही आसान है, पर एक दुश्मन की तरफ नॉन वायलेंस हमेशा दिखाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक आप जो आपकी सोच रखते हैं उसको हमेशा रहना, और उसके लिए फिर आखिर में वो मर जाएंगे। तो आप देखेंगे कि एक सोच रखना और एक ही सोच पे अपना पूरा जीवन व्यतीत करना सुनने में तो आसान लगता है, पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ देखेंगे तो मेनली लीडर्स डिफर्ड विद पाथ ऑफ स्ट्रगल। ये हम लोग देखेंगे अगर गांधी जी के मेन राइवल की बात की जाए जो हम लोग पहली बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस या फिर नेताजी की बात करते हैं। तो ये याद रखना होगा नेताजी ने हर टाइम गांधी जी को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट किया था, उनको फादर ऑफ नेशन भी कहा था। और जो नेताजी के आईएन में इंडियन नेशनल आर्मी में जो मतलब पार्ट बना था, एक पार्ट का नाम उन्होंने गांधी भी रखा था क्योंकि वो गांधी जी को काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।